हमारे साथ अर्थशास्त्री कपिल हुरकर साहब जुड़ के सर स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं आप इस बार के बजट को? क्या कुछ अहम बातें आपको इसमें नजर आती है? कपिल हुरकर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? अगर बात की जाए बजट की तो जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अपनी बात रखें। जी, इस बजट को अगर हम समझें तो इस बजट में वित्त मंत्री का प्रयास ये रहा है कि किसी भी तरीके से जो नई पीढ़ी के स्टार्टअप्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या किसान हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करी है और एक लंबे समय का ब्लूप्रिंट देने का प्रयास किया गया है। पर साथ ही साथ इस बजट में जो एक सबसे बड़ा आपका मध्य वर्ग है, जो आपको टैक्स के माध्यम से खर्चा करने के लिए पैसा देता है, उसको आपने नजरअंदाज करा है। उसको कोई टैक्स में रियायत नहीं दी गई है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों से मध्यम वर्ग सब तरफ से मार खा रहा है। व्यापारी वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, कंपटीशन और साथ साथ कोरोना के चलते उसके व्यापार की स्थिति खराब है। बैंकों ने कोई खास राहत मिली नहीं है किसी भी तरीके की। जो पहली वेव के समय मोरेटोरियम मिला था वो मिला था, उसके अलावा कोई मोरेटोरियम मिला, उसके अलावा कोई ऐसी राहत मिली नहीं है। नौकरी पेशा की बात करें तो हर घर में जिसमें कोरोना हुआ है, मेरा मानना है कम से कम नहीं तो भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का उसका खर्चा मेडिकल के एक्सपेंडिचर के रूप में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मध्यम वर्ग की उम्मीद थी कि उसको स्टैंडर्ड डिडक्शंस के फॉर्म में या और किसी फॉर्म में कुछ न कुछ रियायत दी जाए सरकार से, चाहे वो स्पेसिफिक कर दिया जाता कि कोरोना के इलाज के लिए डॉक्टर्स में आपने उस समय जो बिल पे करे वो आपको आपकी आमदनी में से उसका कुछ परसेंटेज की छूट देकर उसको आप थोड़ा सा प्लीज कर सकते थे। तो यहाँ वित्त मंत्री जी चूक गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश के लिए ये वित्त बजट कितना फायदेमंद आपको नजर आ रहा है? मध्य प्रदेश में किन चीजों की आवश्यकताएं थी जिन्हें इस बजट में शामिल किया गया है? देखिए, सबसे पहली जो चीज है कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो सरकार को स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा अगले 50 वर्ष के लिए ब्याज फ्री। ठीक है। जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, सरकार को जो खर्चा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है वो पूंजी दी गई है। दूसरी चीज, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आपको बनाने के लिए दिया गया है, वो भी अगर प्रशासन हमारे यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट उस चीज का उपयोग कर सके तो एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तैयारी यहाँ से की जा सकती है कि आपके पास पूंजी भी है और आपको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की सुविधा भी दी गई है। तो आप बीपीओस को, आईटी कंपनीज को और दूसरे एक्सपोर्टर्स को अपने यहाँ पे ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं या ऐसा परिवेश बना सकते हैं, ऐसा माहौल बना सकते हैं कि वो सेंट्रल के योजनाओं से लिंक करते हुए उसको आप यहाँ पे बेनिफिट पहुंचा सकें। दूसरे राज्यों ने इसके फायदे पहले भी उठाए हैं, हमारा राज्य हमेशा इसमें पिछड़ जाता है। होलकर साहब, रेलवे के किरायों की दरों में कमी की आस लोगों को थी कि रेलवे में कुछ दरों में किराए में कमी होगी, थोड़ी राहत मिल पाएगी, लेकिन वो यहाँ पर नदारद रही। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दौर में जहां बजट का करंट अकाउंट डेफिसिट 6.84% रखा है, जो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, उस करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ में इस तरह के और खासकर कोरोना काल में जहां पे सरकारों के खर्चे भी बढ़े हैं, चाहे वो फ्री वैक्सीनेशन की ड्राइव ली जाए या सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज की बात करें, क्योंकि आप देखें थर्ड वेव में भी एक सरकारी अस्पतालों पे बहुत लोड है और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए बहुत खर्चा कर रही है सरकारें। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इस तरह की उम्मीद रखना ठीक नहीं है और सरकारों ने अगर नहीं बढ़ाया है किराया तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और किसान सम्मान निधि को लेकर आप किस तरह से देखेंगे इस बजट को? देखिए, जो अमाउंट किसान सम्मान निधि, मैं तो शुरू से ही पिछले बजट से भी और हमेशा आपके चैनल के माध्यम से, चैनल माध्यम से बोलता हूँ, ये कहीं ना कहीं बड़ा हास्यप्रद रखता है कि आज के महंगाई के जमाने में आप किसान सम्मान निधि के नाम से इतनी छोटी रकम किसानों को देते हैं। तो मैं तो इसको लेके हमेशा ही एक कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध करता रहा हूं कि दीजिए तो सम्मानित राशि तो दीजिए कम से कम, कि वो उसका गुजर बसर तो चल सके। आप जो राशि देते हैं वो सफिशिएंट नहीं है आज के समय में, आज की महंगाई को देखते हुए। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट को लेकर भी कुछ खास ऐलान यहाँ पर नहीं किए गए।
किसानों के लिए? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिटें मुझे ऐसा लगता है कि और यहाँ देने की जरूरत थी। सरकार बहुत सारे ऐसे पॉइंट छोड़ दिए हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत थी। एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा इस बजट में, जो शायद आपने भी नोटिस किया होगा, कि एक स्टेशन एक कमोडिटी का जो एक लेके चले हैं कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी जो कमोडिटी है जहाँ पे जो उगाई जाती है बहुतायत में, वहां पे उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी किसानों के लिए। साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इन्होंने इस बार जोर देने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं एक अच्छे इनिशिएटिव ले रही है सरकार, जिसको अगर ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखें, इसको अगर लागू किया जाता है, जमीनी स्तर पे लागू होती हैं ये सुविधाएं, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसानों के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वर्षों से किसानों की बेहतरी के लिए सरकारें बात करती आ रही, किसानों की बेहतरी के लिए सरकारें खर्चा करती आ रही हैं, पर वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किसानों की स्थितियों को देख के या उनकी आर्थिक स्थिति को देख के इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखता है कहीं भी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाकर देने की सौगात देना, ये कितना फायदेमंद होगा गरीबों के लिए, और कैसे देखेंगे आप इस फैसले को? बहुत बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार का मुझे लगता है जब से सरकार इस टर्म में अगर देखें तो वो हर व्यक्ति को घर और हर व्यक्ति को नल के द्वारा जल, ये दोनों देने का बात हमेशा करती रही है। और बहुत जायज़ इस चीज़ है कि एक छत और एक पानी, ये दो चीज़ें तो बेसिक अगर हम देखें तो आधारभूत सुविधाओं में आती है, तो दोनों लोगों के हिसाब से भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार भी पैदा होंगे इससे। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे साथ नरेश नाहर सर जुड़ चुके हैं, सीए हैं। सब स्वागत है आपका News24 MPCG पर। नरेश जी, आज जो बजट पेश हुआ 2022 को लेकर, कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप, क्या कुछ पहली रिएक्शन होगी इस बजट को पूरा देखने के बाद, सुनने के बाद? सर, ओवरऑल जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने ओवरऑल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए, तो कैसे हम हमारे देश के जितने भी व्यापारी वर्ग है या जितने भी जो सर्विस क्लास के एम्प्लॉयज हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सके, उनको मजबूत कर सके, उस उद्देश्य से जो है बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसलिए अगर आप देखेंगे बजट को एक पूरे तौर पे, तो बहुत ज़्यादा प्रावधानों में संशोधन करने की जो प्रक्रिया चली आ रही थी इतने सालों से, वो सब चीज़ों को उन्होंने पिछले बजट के जैसे उन्होंने उसको स्टेबल रखा है, उसमें कोई भी विशेष चेंजेस नहीं किए हैं। क्या कुछ उम्मीदें और थी आपको कि बजट में इन चीज़ों को शामिल किया जाना था जो नजर नहीं आई? टैक्सेशन के संबंध में अगर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो आम जनता को हमेशा एक उम्मीद रहती है कि उनको जो है टैक्स में जो है छूट के प्रावधान उसमें बढ़े, टैक्स के जो स्लैब है उसमें रियायत हमारे को मिले। बट ऐसा कोई प्रावधान जो है अभी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई भी जो है अनाउंस नहीं किया है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो इंसेंटिव्स स्टार्टअप्स को उन्होंने पिछले बजट्स में दिया था, प्लस जो एमएसएमई सेक्टर्स को भी जो उन्होंने टैक्स की एग्जेम्पशन दिए थे पिछले बजट्स में, उसको एक्सटेंड किया है उन्होंने 1 साल के लिए, जिससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ मिलती है और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो प्रोग्राम इनका है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ में, दोनों खास मेहमान लगातार बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपका रुख करेंगे